Good evening, ma'am. So, good evening, everyone. Last class में we studied about 1815 revolt का main cause, the immediate cause, and that was the Newfield rifle, which were introduced, and the cartridges that had to be loaded in them had to be bitten off by the people, and it was suspected that it was made up of pig fat and cow fat, which was considered sacred for Muslims and Hindus respectively. So they denied using it. So as a result, the revolt of 1857 happened, correct? So now we will be reading the new event, how it spreads. कि ये अचानक से बढ़ कैसे गया, okay? Okay. So यही से from this paragraph only we'll have to start, correct? The rebellion spreads. Yes, ma'am. हमने वो भी पढ़ा था, तो उन्होंने बहादुर शाह जफर को फोर्स करा था उनका लीडर बनने के लिए. हाँ, आफ्टर हमने ये देखा था कि उसके बाद सैनिक जो है on 10th में they started marching from Meerut towards Delhi, and on reaching Delhi the more number of attacks they started happening because the soldiers they were getting uncontrolled and they were trying to halt the system. पूरे system को वो change करना, मतलब बंद करना चाहते थे, and they wanted Bahadur Shah Zafar to be their leader and they wanted to throw Britishers out of India, correct? So now we will see कि कैसे बढ़ेगा revolt, ठीक है? So after the British were routed from Delhi, there was no uprising for almost a week. जैसे ही दिल्ली में रिवोल्ट बढ़ा तो ब्रिटिशर्स को दिल्ली में से भगा दिया गया, बट दिल्ली में रिवोल्ट होने के बाद में कुछ टाइम के लिए रिवोल्ट रुक गया. इट टुक दैट मच टाइम फॉर न्यूज टू ट्रेवल. एक हफ्ते तक के लिए रिवोल्ट एकदम रुक गया, क्योंकि एक हफ्ते तक वो जो न्यूज है कि जो सोल्जर्स है उन्होंने रिवोल्ट करना शुरू कर दिया है, एंड नाउ एवरीबडी हैज टू बी पार्ट ऑफ देम. सो इट वाज सडन, करेक्ट? ये सैनिक लोगों को अचानक से मेरठ से दिल्ली की तरफ मार्च करना और मेरठ में सैनिकों को छुड़ाना और ब्रिटिश ऑफिसर्स को मारना, इट वाज सडन इवेंट. किसी ने प्लान नहीं किया था ऐसा कोई करेगा, तो इसीलिए न्यूज अचानक से फैलने में टाइम लगा एक हफ्ते में. एंड देन द स्पॉट ऑफ म्यूटनीज बिगिन, और फिर म्यूटनीज की शुरुआत हुई. हुआ क्या? रेजिमेंट आफ्टर रेजिमेंट म्यूटनीड एंड टुक ऑफ टू जॉइन अदर ट्रूप्स. एक के बाद एक जो और आसपास की रेजिमेंट थी वो सब छोड़ने लगी ब्रिटिशर्स को, और वो सब लोगों ने ये जो रिवॉल्यूशनरीज है उन्हें ज्वाइन कर लिया. जो मेन पॉइंट्स थे जहां पर ऐसा हो रहा था, दिल्ली, कानपुर एंड लखनऊ, ठीक है? आफ्टर देम पीपल ऑफ द टाउन एंड विलेजेस आल्सो रोज अप. और जैसे ही सैनिकों ने करना शुरू करा तो पहले केवल दिल्ली में हुआ, फिर कानपुर और लखनऊ में भी शुरू हो गया, और धीरे धीरे जो टाउन के और विलेजेस के लोग हैं वो सब भी इसमें जुड़ गए, और दे रैलीड अराउंड लोकल लीडर्स, और ये लोग भी लोकल लीडर्स के पीछे चलने लगे. जमींदार एंड chiefs who were prepared to establish their authority and fight Britishers. और उसमें से कुछ फिर धीरे धीरे कुछ जमींदार और जो लोकल चीफ लोग हैं एक इलाके के, वो लोगों ने भी ज्वाइन कर लिया है ना. तो नाउ वी कैन सी कि कैसे कैसे लोगों ने ज्वाइन किया. इट वाज इनिशियली स्टार्टेड बाय द सिपाहीज, बट देन बाकी सारे लोग भी इसमें धीरे धीरे जुड़ गए. पहले लोग जुड़ने लगे हैं ना, पहले पीपल फ्रॉम टाउन एंड विलेजेस दे स्टार्टेड राइजिंग. देन उसके बाद में जमींदार लोग हैं उन्होंने भी इसे ज्वाइन कर लिया, ठीक है? नाना साहिब, द अडॉप्टेड सन ऑफ लेट पेशवा बाजीराव who lived in Kanpur, gathered armed forces. और एक नाना साहिब हैं जो कि पेशवा बाजीराव के जो अडॉप्टेड सन थे, यानी उन्होंने दत्तक को उन्होंने उनको अडॉप्ट किया था, कानपुर में वो रहते थे, तो उन्होंने भी आर्म्ड फोर्सेस को गैदर किया और उन्होंने भी ब्रिटिशर्स को कानपुर से निकालने की कोशिश की. फिर उन्होंने अपने आप को पेशवा डिक्लेयर कर दिया. ही डिक्लेयर्ड दैट ही वाज गवर्नर अंडर द एम्परर बहादुर शाह जफर. और उन्होंने ये भी डिक्लेयर कर दिया कि हमारा एम्परर बहादुर शाह जफर है और मैं उसके अंडर एक गवर्नर हूँ, करेक्ट? तो इस तरह से जैसे ही लोकल लीडर्स को मौका मिल रहा था तो वो अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दे रहे थे और ब्रिटिशर्स के सिस्टम को मानने से इनकार कर दे रहे थे. सेम चीज लखनऊ में भी हुई. समझ आ रहा है बेटा? यस मैम. सेम चीज लखनऊ में भी हुई. जो एक लड़का था उसका नाम था गुड इवनिंग मैम. गुड इवनिंग. उसका नाम था बिरजिस कादर, और वो जो लखनऊ के जो वाजिद अली शाह जो नवाब थे उनका बेटा था.
और उसने अपने आप को फिर नवाब डिक्लेयर कर लिया लखनऊ का। तो लखनऊ में वाजिद अली शाह के बेटे ने अपने आप को नया नवाब डिक्लेयर कर लिया, बल्कि ब्रिटिशर्स ने तो अवध को कब से छीन लिया था, करेक्ट। उसके बाद जो पेशवा बाजीराव के बेटे हैं नाना साहेब, उन्होंने अपने आप को पेशवा डिक्लेयर कर लिया। क्योंकि ये सारे लोग ये सब क्यों कर रहे हैं, अपने अपने आप को पेशवा डिक्लेयर करना या किसी एरिया का नवाब डिक्लेयर करना क्यों कर रहे हैं? सो दे वांटेड टू शो ब्रिटिशर्स कि वो फ्री हो गए, करेक्ट। सो जैसे मैं कल को अपने आप को चेरी काउंटी की वो क्या प्रेसिडेंट डिक्लेयर कर दूं, दैट मीन्स आई एम क्लेमिंग कि ये एरिया मेरा है। अब ये एरिया गवर्नमेंट के या नोएडा के अंदर, नोएडा अथॉरिटी के अंदर नहीं आता, करेक्ट। तो इस तरह से वो ये सब चीजें कर रहे थे जस्ट टू शो ब्रिटिशर्स कि अब उनका कोई कंट्रोल इंडिया में नहीं है, अब इंडियन टेरिटरीज यहाँ के लोकल लोगों को बिलोंग करती है, करेक्ट। He too acknowledged the sovereignty of बहादुर शाह जफर, और जो लखनऊ का नवाब था वो भी यही बात बोलने लगा कि बहादुर शाह जफर अब से हमारे लीडर हैं, ठीक है। धीरे धीरे क्या हुआ कि लखनऊ में जो मदर है उसकी यानी वाजिद अली शाह का जो लखनऊ का रूलर था, उसकी जो वाइफ है बेगम हजरत महल, उन्होंने भी इस अपराइजिंग में पार्ट लिया। अब बात करते हैं झांसी की। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के बारे में आप जानते हैं, उन्होंने भी सुपॉइस को ज्वाइन कर लिया, वो भी ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट वो लड़ाई लड़ने लगी। और उनके साथ में जो साथ दे रहे थे उनका नाम था तात्या टोपे, द जनरल ऑफ नाना साहेब, जो कि नाना साहेब के जनरल थे। जनरल का मतलब किसी का मैनेजर टाइप, समझ गए, आज के टाइम पे मैनेजर ही बोल लो। इन इन मंडला रीजन ऑफ द मध्य प्रदेश रानी अवंतीबाई लोधी ऑफ रामगढ़ रेज्ड। उसी तरह मध्य प्रदेश में एक रीजन है मंडला, वहां पर जो रानी अवंतीबाई है वो उन्होंने अपने आप को इस तरह से रेज किया, और शी लेड एन आर्मी ऑफ 4,000 अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स। और उन्होंने भी 4,000 की एक आर्मी अपनी पूरी इकट्ठा कर ली, और उन्होंने बोला मैं भी ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट करूंगी लड़ाई। Who had taken over the administration of our state। तो ब्रिटिशर्स क्या कर रहे थे, वो धीरे धीरे सबके स्टेट्स को हड़प रहे थे। तो जिन जिन लोगों के स्टेट को हड़पने की कोशिश उन्होंने की, झांसी हो गया, ये अवंतीबाई का स्टेट हो गया, उसके अलावा कानपुर हो गया, लखनऊ हो गया। तो ये सारे लोग एक अपने आप को इंडिपेंडेंट करने के लिए या अपने आप को आजाद दिखाने के लिए ये सारे लोगों ने ब्रिटिशर्स को ज्वाइन कर लिया, समझ गए। फिर धीरे धीरे सारे जो रेबल्स हैं, यानी जो लोग ब्रिटिशर्स को अगेंस्ट कर रहे हैं, अगेंस्ट खड़े हैं, उनको रेबल बोलेंगे, रेबल, बिकॉज उनको रेबल कर रहे हैं। तो धीरे धीरे क्या हुआ, रेबल्स की जो फोर्स है वो बढ़ती चली गई, बहुत सारे लोगों ने ज्वाइन करते गए एक के बाद एक। सो ब्रिटिशर्स वर ग्रेटली आउट नंबर्ड। और फिर क्या हुआ, धीरे धीरे ब्रिटिशर्स की फौज कम होने लगी और हमारी फौज यानी रेबल्स की फौज बढ़ने लगी, ठीक है। बहुत सारे बैटल्स में ब्रिटिशर्स बहुत हार गए, क्योंकि बहुत सारे लोग इकट्ठा हो गए और उनको भगाने के लिए। This convinced the people that the rule of British had collapsed। और जब ब्रिटिशर्स बहुत सारे वॉर्स में हारने लगे, एक के बाद एक वॉर हुआ, झांसी में रानी लक्ष्मीबाई से अलग वॉर हुआ, है ना, फिर बिहार में अलग वॉर हुआ। ऐसा नहीं कि सारे लोग मिलकर के एक वॉर लड़ रहे थे, जगह जगह रिवोल्ट हो रहे थे। तो अचानक से आज कंट्री में जगह जगह रिवोल्ट होने लगे, तो गवर्नमेंट इंडिया कहाँ कहाँ जाएगी, सब जगह अलग अलग जाना पड़ेगा ना उनको। उसी तरह ब्रिटिशर्स को अलग अलग जगह जाना पड़ता था कंट्रोल करने के लिए, और बहुत जगह पर वो हार रहे थे। और ये सब देख करके इंडिया के लोगों में एक तरह का विश्वास आ गया कि लग रहा है कि अब ब्रिटिशर्स यहाँ से चले जाएंगे, लग रहा है कि अब इनकी जो पावर है वो अब खत्म हो जाएगी। और फिर इस चीज को जब और लोग देखने लगे कि अब तो ब्रिटिशर्स बस भागने ही वाले, तो और लोग रेबेलियन को ज्वाइन करने लगे, ठीक है। अ सिचुएशन ऑफ वाइड स्प्रेड पॉपुलर रेबेलियन डेवलप इन द रीजन ऑफ अवध। और धीरे धीरे लखनऊ के रीजन में तो बहुत बड़ा रिवोल्ट हो गया। 6 अगस्त 9, अब देखो हम मई से कब आ गए, अगस्त आ गए। 10 मई को शुरू हुआ था ना, 10 मई को जो सिपाहीज थे वो मेरठ से दिल्ली गए थे। तो मई, जून, जुलाई, अब अगस्त का महीना आ गया, तब तक रिवोल्ट जगह जगह चल रहा है और ब्रिटिशर्स बहुत ज्यादा हार रहे हैं। 6 अगस्त 1857 को एक टेलीग्राम मिला एक लेफ्टिनेंट कर्नल को, जिनका नाम था टाइटलर, ठीक है। उन्होंने वो भेजा था अपने कमांडर इन चीफ को। तो एक टेलीग्राम लेफ्टिनेंट कर्नल टाइटलर ने भेजा अपने चीफ को, और उसमें ये लिखा हुआ था, आवर मेन आर काउड बाय द नंबर्स अपोज टू देम। हमारे जो लोग हैं वो डर रहे हैं कि इतने सारे नंबर्स के लोग उन पे अटैक करने आ रहे हैं, एंड एंडलेस फाइटिंग, और हमें लगातार लड़ाई लड़नी पड़ रही है ब्रिटिशर्स को जीत दिलाने के लिए। एवरी विलेज इज हेल्ड अगेंस्ट अस। हर एक गांव हमारे खिलाफ हो गया है। जमींदार हैव राइजन टू अपोज अस, और जमींदार भी अपने अपोज करने लगे। तो इसको पढ़ के क्या पता चल रहा है, ब्रिटिशर्स कितना डरे हुए हैं ना, कि सब लोग उन्हें अब अपोज कर रहे हैं, करेक्ट।
नाउ रीड द ये वाला पैराग्राफ, इसके नीचे मैनी वाला। आई गो, मैं आती हूँ 1 मिनट में, समवन इज एंटर्ड, ठीक है। हाँ जी, तो पढ़ा, उसके नीचे क्या लिखा हुआ है? मैम इसमें बताया कि बहुत सारे और लीडर्स भी आ गए, जैसे अहमदुल्ला शाह जो मौलवी, एक फरीदा नहीं, फैसलाबाद फैजाबाद। आई विल टेल। मौलवी का फैसलाबाद। मतलब क्या होता है? मौलवी इज लाइक पुजारी। पुजारी, हमारे यहाँ जब पुजारी होता है वैसे ही मुस्लिम में मौलवी होता है। तो और भी बहुत सारे लीडर्स आ गए। इसमें से एक नाम है अहमदुल्ला शाह, जो कि फैजाबाद के मौलवी थे। उन्होंने ये बोला, उन्होंने प्रोफेसाइज का मतलब प्रोफेसी, यानी भविष्यवाणी की, दैट द रूल ऑफ ब्रिटिशर्स वुड कम टू एंड सून, के जल्द ही ब्रिटिशर्स का जो खात्मा होने वाला है और वो यहाँ से भागने वाले हैं। He caught the imagination of people and raised a huge force of support. और धीरे धीरे उनके सपोर्ट में भी लोग खड़े हो गए फैजाबाद में। He came to Lucknow to fight the Britishers. अहमदुल्ला शाह जो है वो फैजाबाद से लखनऊ तक आए लड़ाई लड़ने के लिए। In Delhi, large number of Ghazis और religious warriors came together. दिल्ली में ढेर सारे लोग जो गाजी जिनका नाम था और जिनको रिलीजियस वॉरियर्स बोलते हैं, वो सब भी आए टू वाइप आउट द वाइट पीपल। और ये सारे लोग भी अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने लगे। भक्त खान उनमें से एक नाम है, जो कि बरेली का इंसान था। और उसने दिल्ली में आकर, वो दिल्ली आया था और दिल्ली आकर के उसने बहुत सारे फाइटर्स को इकट्ठा किया और लड़ाई करी। ही बिकेम की मिलिट्री लीडर ऑफ द रिबेलियन। और भक्त खान जो है वो बहुत बड़ा लीडर बन गया रिवोल्ट का, जो कि उसने शुरू किया और धीरे धीरे ढेर सारे लोगों को इकट्ठा कर लिया। इन बिहार, उसी तरह बिहार में एक जमींदार थे, उनका नाम था कुंवर सिंह। उन्होंने रेबल्स को ज्वाइन कर लिया और उन्होंने ब्रिटिशर्स की आर्मी को बहुत सारे महीनों तक उनसे बहुत लड़ाई करी, ठीक है। और इस तरह से हम देख रहे हैं कि हर एक कोने से, बिहार से कुंवर सिंह, दिल्ली से भक्त खान, फैजाबाद से अहमदुल्ला शाह, है ना, और झांसी से रानी लक्ष्मीबाई, है ना, कानपुर से नाना साहेब, लखनऊ से बेगम हजरत महल, है ना, इतने सारे नाम हमने पढ़ लिए। ये यस जगह जगह में अलग अलग लोग हैं, इतने सारे लीडर्स हैं, और ये सारे लीडर्स मिलकर के फाइट कर रहे हैं ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट, ठीक है। तो अब ब्रिटिशर्स डरे हुए हैं क्योंकि बहुत बड़ी आर्मी हो गई है रेबल्स की, और रेबल्स में बहुत सारे लोगों ने ज्वाइन कर लिया है, ठीक है। तो आपको ये टेबल बनानी है कि किस एरिया से कौन सा आदमी था, ठीक है। तो आपको जैसे बिहार से कुंवर सिंह, तो आपको ये लिख करके लाना है पीपल। आज का होमवर्क है पीपल हु पार्टिसिपेटेड इन रिवोल्ट। किस एरिया से किसने पार्टिसिपेट किया उसका नाम आपको लिखना है, ठीक है। मैम एरिया भी तो लिखना होगा ना, जैसे एरिया और हाँ हाँ, जिसने वही लिखना होगा। जैसे आपको लखनऊ में क्या लिखना है, लखनऊ में आप लिखोगे बेगम हजरत महल, और उनके बेटे का नाम क्या था? बिरजिस कादर, है ना, ब्रिजेस के ए डी आर। आपको लखनऊ से किस किसने रिवॉल्ट किया, उसी तरह बिहार से कुंवर सिंह, फैजाबाद से अहमदुल्ला शाह, झांसी से रानी लक्ष्मीबाई, है ना, तात्या टोपे, कानपुर से बाबा नाना साहेब। आपको ये सारे नाम लिख के लाना है। दिल्ली से जनरल भक्त खान, ठीक है, ये सब लिखना है कि किस एरिया से कौन सा आदमी लड़ रहा था। ये मैचिंग में कभी कभी आ जाता है और या फिल इन दी ब्लैंक्स में आ जाता है, ठीक है। नाउ वी विल सी कि जब ये सब हो रहा था तो ब्रिटिशर्स इतना डर गए, तो फिर उन्होंने क्या किया। Now we will see the company fights back. कंपनी वापस लड़ती है, unnerved by the scale of the upheaval. upheaval का मतलब रिवोल्ट, इतना बड़ा जो उलट पुलट हो जाना, सब कुछ उलट पुलट हो जाने को upheaval बोलते हैं, ठीक है। तो unnerved by the upheaval, the company decided to repress the revolt. nerved का मतलब डर,
बहुत ज्यादा डर जाने वाली सिचुएशन होती है, नर्वस होना, अननर्व्ड थी कंपनी, उतना नर्वस नहीं हुई और इतना लार्ज स्केल अपहीवल हो रहा था, कंपनी थोड़े टाइम के लिए डरी, लेकिन फिर कंपनी ने डिसाइड किया कि कंपनी इस रिवोल्ट को सप्रेस करेगी, यानी लोगों को ये चुप कराएगी, मारेगी और उन्हें 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 दबाएगी, कंट्रोल करेगी उनको, ठीक है। विद ऑल इट्स माइट, अपनी पूरी ताकत के साथ कंपनी वापस अटैक करेगी, ये कंपनी ने डिसाइड किया ना खुशी। मैम कंपनी पहले शुरू में सोच रही थी कि रिवोल्ट जो है कार्ट्रिज के ऊपर कितना चलेगा, तो मैम इससे इंडियंस को तो फायदा नहीं हो गया होगा। हाँ तभी तो इतना बढ़ गया, वरना अगर पहले पता होता तो इतना बढ़ भी नहीं पाता ना, उनके पास तो कितनी आर्मी और कितने फोर्स थी। तो स्टार्टिंग में कंपनी को पता नहीं था, तो कंपनी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था, तो रिवोल्ट इतना ज्यादा बढ़ गया, कितने सारे लोग ज्वाइन हो गए। लेकिन फिर कंपनी ने ये डिसाइड किया कि अपनी पूरी ताकत के साथ वो इस रिवोल्ट को खत्म करेगी। इट ब्रॉट रीइंफोर्समेंट फ्रॉम इंग्लैंड, और फिर कंपनी ने इंग्लैंड से आर्मी बुलाई, passed new laws, नए लॉज, नए कानून निकाले, so that rebels could be convicted with ease, और उन्होंने नए नए लॉ निकाले, क्योंकि कंपनी उस वक्त इंडिया को गवर्न कर रही थी, चला रही थी, तो कंपनी ने नए लॉ निकाले जिसके तहत कि जो भी रेबल्स थे उनको आसानी से सजा दी जा सकती थी बाई लॉ, क्योंकि बिना लॉ के सजा देते तो उनको इंग्लैंड में जवाब देना पड़ता कंपनी को, करेक्ट, क्योंकि कंपनी यहाँ जो भी काम इंडिया में करती थी उसका जवाब कंपनी को इंग्लैंड में अपनी पार्लियामेंट को देना पड़ता था। एक हाँ, सो अब कंपनी को तो पूरा, कंपनी बोल रही थी हम अपनी पूरी ताकत झोंक देंगे, लेकिन अब हम रिवोल्ट को दबा करके ही मानेंगे। तो कंपनी ने नए लॉ पास किए सो दैट जो भी लोग इस रिवोल्ट में हिस्सा ले रहे हैं उनको आसानी से सजा दी जा सके, एंड देन मूव्ड इनटू द स्टॉर्म सेंटर्स ऑफ द रिवोल्ट, और फिर कंपनी अपनी फोर्स लेकर के उन जगहों पर गई जहां पर रिवोल्ट तेजी से हो रहे थे, जो हमने अभी अभी पढ़ा है ना, बरेली में, दिल्ली में, कानपुर में, लखनऊ में, सब जगह कंपनी अपनी आर्मी लेके जाएगी। दिल्ली वॉज रिकैप्चर्ड फ्रॉम द रेबल फोर्स, सबसे पहले दिल्ली को रिकैप्चर किया गया सितंबर 1857 को। द लास्ट मुगल एम्परर बहादुर शाह जफर वॉज ट्राइड इन कोर्ट, फिर उन्होंने, कंपनी ने बहादुर शाह जफर को घसीटा और उनको कोर्ट ले गई, और उनको पूरी जिंदगी का लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिला, यानी पूरी जिंदगी के लिए उनको जेल भेज दिया गया बहादुर शाह जफर को। He and his wife Begum Zeenat Mahal were sent to prison in Rangoon, और बहादुर शाह जफर और उनकी वाइफ जीनत महल को रंगून यानी म्यांमार भेज दिया गया इन अक्टूबर 1858। बहादुर शाह जफर रंगून में ही 1862 में मर गए, ठीक है। The recapture of Delhi, however, did not mean that the rebellion died down after that. दिल्ली तो उन्होंने जीत लिया था, लेकिन फिर तब भी रिवोल्ट को पूरी तरह से खत्म करने में थोड़ा टाइम लगा, क्योंकि लोग लगातार रेजिस्ट कर रहे थे, ब्रिटिशर्स को भगाने की कोशिश कर रहे थे, तो ब्रिटिशर्स को और भी ज्यादा 1-2 साल तक लड़ना पड़ा ताकि रिवोल्ट को वो पूरी तरह से खत्म कर सके। तो ऐसा नहीं कि उन्होंने दिल्ली को जीत लिया तो तुरंत रिवोल्ट खत्म हो गया, उसके बाद भी उनको 1-2 साल लड़ना पड़ा। लखनऊ में फिर, लखनऊ को मार्च 1858 में लिया ब्रिटिशर्स ने, रानी लक्ष्मीबाई को डिफीट किया गया और फिर उनको मार दिया गया जून 1858 में। सिमिलर फेट अवेटेड रानी अवंतीबाई, और अवंती बाई भी पहले जीत रही थी, अवंती बाई मालवा से है ना, मध्य प्रदेश से, अभी पढ़ा था। तो पहले अवंती बाई जीत रही थी, लेकिन फिर अवंती बाई भी हार गई और उनको भी मार दिया गया, ठीक है। तात्या टोपे जो कि जंगलों में चले गए छुपने के लिए, और वो गुरिल्ला वॉरफेयर लड़ते रहे,
वो भी कैप्चर कर दिए गए और अप्रैल 1859 में उनको भी मार दिया गया। फिर ब्रिटिशर्स जस्ट एज विक्ट्रीज अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स हैड अर्लियर एनकरेज्ड रिबेलियंस, जैसे ही पहले जब रिबेलियंस जीत रहे थे तो और रिबेलियंस उन्हें ज्वाइन कर रहे थे, करेक्ट, कि अब तो बस जीत ही गए, अब तो बस जीत ही गए, तो और लोग सपोर्ट में खड़े हो गए उनके, है नहीं। जैसे मान लो कोई चीज आप अच्छी करो तो और करने का मन करता है कि ये तो मैं कर ले रहा हूँ। उसी तरह जब रेबेलियंस को इस तरह से मारा जाने लगा तो बाकी लोग भी की जो कॉन्फिडेंस है वो टूट गया कि अब तो लग रहा है ब्रिटिशर्स को हम नहीं हरा पाएंगे। तो द डिफीट ऑफ रेबल फोर्सेस इनकरेज्ड डिसर्टर्स, और धीरे धीरे लोग रेबल ग्रुप को छोड़ने लगे। ब्रिटिशर्स आल्सो ट्राइड देयर बेस्ट टू विन बैक द लॉयल्टी ऑफ द पीपल। फिर ब्रिटिशर्स ने पूरी कोशिश करी कि वो लोगों को कन्विंस कर सके कि नहीं वो इंडिया में क्यों रहेंगे, उनका रहना इंडिया के लिए कितना बढ़िया है, इस तरह की बातें भी वो करने लगे। दे अनाउंस्ड रिवॉर्ड्स फॉर लॉयल लैंड होल्डर्स, और उन्होंने बहुत सारे रिवॉर्ड का मतलब बहुत सारे उन्होंने पुरस्कार या फिर प्राइज वगैरह मनी रखा उन्होंने उन लोगों को दिया जो कि उनके लॉयल लैंड होल्डर्स थे। और उन्होंने बोला कि जो भी उनके लॉयल लोग हैं उनको ट्रेडिशनल राइट्स, जो भी उनकी संपत्ति थी, जो भी चीजें थी, वो लॉयल लोगों की रहेंगी, कंटिन्यू रहेंगी। लेकिन जो लोग हैं उन्होंने रेबल किया है ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट, उनकी वो संपत्ति भी छीन लेंगे। तो बहुत सारे लोग हैं जो इस डर से कि अगर ब्रिटिशर्स के हम अगेंस्ट रहे और उन्होंने हमें हरा दिया तो दे विल टेक अवर किंगडम। तो बहुत सारे जो लॉर्ड हैं जो इनिशियली रेबल्स में थे वो उन्होंने वो छोड़ दिया, क्योंकि उनको पता था कि ब्रिटिशर्स अगर हरा देंगे तो दे विल टेक अवर किंगडम, करेक्ट। तो इस तरह से उन्होंने लोगों को लालच दिया कि अगर तुम हमारी तरफ आ जाओगे तो हम तुम्हारी किंगडम छोड़ देंगे, तुम्हें हम जो तुम्हारा भी जो भी राइट्स है, जो भी तुम्हारी चीजें है वो हम तो एंजॉय करने देंगे, ठीक है। तो इस तरह की चीजें वो करने लगे। They would remain safe and their rights and claims to land would not be denied. और उन्होंने बोला जो लोग ब्रिटिशर्स को सपोर्ट करेंगे वो सेफ रहेंगे, उनको हम लोग मारेंगे नहीं, उनके जो भी राइट्स और जो भी क्लेम है लैंड, उनकी जो भी जमीनें है वो भी हम हड़पेंगे नहीं। तो इस तरह के वादे ब्रिटिशर्स करने लगे बाकी लोगों को अपनी तरफ रखने के लिए, ठीक है। Hundreds of सिपाही, रेबल्स एंड नवाब एंड राजाज were tried and hanged. और उसके बाद बहुत सारे सिपाही, रेबल, नवाब और राजा, इन सब लोगों को मार दिया उन लोगों को, समझ गए। तो धीरे धीरे रिवोल्ट पूरी तरह से खत्म होने लगा, क्योंकि ब्रिटिशर्स में जो इतनी बड़ी उनकी पावरफुल फोर्स थी उसके आगे बाकी लोग टिक नहीं सके, ठीक है। थोड़ा आगे चलते हैं। The Britishers had regained control of the country by the end of 1859 और 1859 तक आते आते 1857 में रिवोल्ट शुरू हुआ, 1858 से उन्होंने कैप्चर करना शुरू किया और 1859 के एंड तक आते आते ब्रिटिशर्स ने पूरी कंट्री को वापस से कैप्चर कर लिया था। और उन्होंने कुछ नए लॉ बनाए, कुछ नए कानून भी बनाए। जैसे देखो ये एक फोटो है जिसमें ब्रिटिश की जो फोर्सेस है वो कानपुर को भी कब्जा कर रही है, ठीक है। Given below are the important changes that were introduced by the Britishers. तो ब्रिटिशर्स ने 1857 के रिवोल्ट को बहुत ही ज्यादा सिंसियरिटी के साथ लिया, उन्होंने बिल्कुल भी उसको हल्के में नहीं लिया। जब एक बार वो फैलने लगा और पूरी ताकत के साथ पूरी फोर्स लगा करके उन्होंने इस रिवोल्ट को दबा दिया और ऑलमोस्ट जितने भी बड़े लीडर्स हैं सबको मार दिया, जिनका नाम अभी हमने पढ़ा था ना, इस जगह से ये, इस जगह से वो, ऑलमोस्ट सारे बड़े लीडर्स को उन्होंने मार दिया। The British Parliament passed a new act. फिर उन्होंने 1858 में एक नया लॉ पास किया और उन्होंने ये बोला कि जितनी भी पावर अभी तक ईस्ट इंडिया कंपनी के पास में है वो सारी की सारी पावर आज से क्वीन ऑफ इंग्लैंड के पास चली जाएगी, समझ गए। यानी अभी तक इंडिया में कौन रूल कर रहा था बेटा? ईस्ट इंडिया कंपनी, करेक्ट। और अब 1857 के रिवोल्ट के बाद इंडिया में कौन रूल करेगा? क्वीन ऑफ इंग्लैंड। यानी 1857 के रिवोल्ट का ये रिजल्ट हुआ कि इंडिया ब्रिटेन की प्रॉपर कॉलोनी बन गया। प्रॉपर कॉलोनी का मतलब कि अब ब्रिटेन की गवर्नमेंट इंडिया को कंट्रोल करती थी। उसके पहले तो इंडिया को कंट्रोल करती थी ब्रिटेन की एक कंपनी जिसका नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी, समझ रहे हो? मैम इससे जो इंग्लैंड में कुछ लोग रहते थे लाइक जो जनरल्स वगैरह जो थोड़ी हाई पोस्ट में थे वो भी इंडिया आ गए क्या? हाँ अभी आएंगे, देखेंगे ना। तो 1858 के बाद एक नया लॉ पास किया जिसके चलते इंडिया अब से ब्रिटिश के क्राउन यानी कि उसकी क्वीन के अंडर रहेगा और इंडिया में जो भी काम होगा वो क्राउन जो बोलेगा उसके हिसाब से चलेगा। अब कंपनी नहीं चलाने वाली थी इंडिया को, ठीक है। A member of British cabinet was appointed Secretary of State of India. ब्रिटिश की जो कैबिनेट है यहाँ उनका यानी उनके जो मंत्रिमंडल है उसमें से एक आदमी को लाया गया और उसको इंडिया का सेक्रेटरी स्टेट बनाया गया, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट SS।
उन्होंने एक तरह से आज के टाइम पे प्राइम मिनिस्टर मान लो, ठीक है, जो आज मोदी जी काम करते हैं उस तरह का काम करने के लिए ब्रिटेन की कैबिनेट से, क्योंकि ब्रिटेन ही अब इंडिया का सब काम देख रहा है, ब्रिटेन की गवर्नमेंट, तो ब्रिटेन की जो कैबिनेट थी, अभी हम लोग की अपनी कैबिनेट है, मोदी जी की कैबिनेट, उसमें उनके मंत्री रहते हैं, उस वक्त ब्रिटेन की कैबिनेट यानी उनके मंत्रियों से एक मंत्री को हमने बुलाया और उसको हमने इंडिया का प्राइम मिनिस्टर या सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बना दिया। उस वक्त प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट इंडिया में होती नहीं थी, इसलिए हमने उसको सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बनाया, ठीक है। और सेक्रेटरी ऑफ, वो जो इंसान था जो कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इंडिया के लिए बनाया गया, वो ही रिस्पॉन्सिबल था इंडिया के सारे डिसीजंस लेने के लिए, ठीक है। उसको एक काउंसिल, उसको एक कुछ लोगों की काउंसिल यानी कुछ लोगों की ग्रुप भी दिया गया, जैसे प्राइम मिनिस्टर का ग्रुप होता है ना आजकल, प्राइम मिनिस्टर और उसके कलीग्स, उसी तरह सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जिसको ब्रिटेन से बुलाया गया, उसको भी यहाँ पर कुछ लोकल लोग उसको दिए गए कि तुम्हारे अंडर काम करेंगे। और धीरे धीरे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो था उसको वाइसरॉय ऑफ इंडिया बनाया गया। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के टाइम पे जब ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया को रूल कर रही थी, उस वक्त इंडिया में गवर्नर जनरल हुआ करता था। हमने पढ़ा है ना गवर्नर जनरल का नाम बहुत सारे, आपने कहाँ पढ़े गवर्नर जनरल के नाम बताओ? मैम वॉरेन सेकंड चैप्टर में। हेस्टिंग्स, यस मैम। है ना। तो उस समय इंडिया में गवर्नर जनरल हुआ करते थे। तो अब मैम 1858, चार्ल्स कॉर्नवालिस, चार्ल्स कॉर्नवालिस कॉर्नवालिस। भी पढ़ा है, करेक्ट। तो अब गवर्नर जनरल की पोस्ट को हटा करके इंडिया में वॉइसरॉय की पोस्ट लगा दी गई। और वॉइसरॉय जो था वो भी पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द क्राउन था। तो वॉइसरॉय को एक तरह से प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मान लो, है ना। और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो है उसको आप प्राइम मिनिस्टर मान लो। तो इस तरह इंडिया में दो दो पोस्ट बनाई गई, एक पोस्ट था वॉइसरॉय की और दूसरा था सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की। ये दो लोग मिलकर के इंडिया को रूल करने लगे। पहला कौन था? वॉइसरॉय। और दूसरा था सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो रहेगा वो कौन रहेगा? वो इंग्लैंड का आदमी रहेगा और वॉइसरॉय इंडिया में अंदर ही रहेगा, समझ गए। दैट इज अ पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द क्राउन। दो दीज मेजर्स द ब्रिटिश गवर्नमेंट एक्सेप्टेड डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ रूलिंग इंडिया। और फिर उसके बाद ये बोला गया कि आज से इंडिया को रूल करेगी खुद ब्रिटेन की सरकार, यानी खुद ब्रिटेन की क्वीन इंडिया को आज से रूल करने वाली है। और इंडिया में दो लोगों को रखा जाएगा, एक होएगा सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो कि ब्रिटेन की जो पार्लियामेंट है उस कैबिनेट का मेंबर रहेगा, और दूसरा होगा वॉइसरॉय ऑफ इंडिया। वो वही आदमी होगा जिस तरह के अभी तक गवर्नर जनरल हुआ करते थे, ठीक है। ओके मैम। अगला जो बात उन्होंने बोली 1858 के एक्ट में, वो उन्होंने ये बोला कि जितने भी लोग हैं जो लोग रूल कर रहे हैं कंट्री में, उनसे उनकी टेरिटरी को अब छीना नहीं जाएगा और उनको जो उनकी जो भी किंगडम्स हैं वो अपने हेड्स को अब पास कर सकते हैं, ठीक है, इंक्लूडिंग अडॉप्टेड सन। इससे क्या पता चला? हम इससे पता लग रहा है कि पहले उन्होंने एनेक्स कर लिया और उसके बाद लोगों का ट्रस्ट जीतने के लिए उनको वापस देके अपने को अच्छा दिखाना है। करेक्ट। पहले तो उन्होंने एनेक्स करने की कोशिश करी, लेकिन जब उन्हें लगा कि एनेक्स नहीं कर सकते क्योंकि लोगों ने तो रिवोल्ट कर दिया 1857 का, तो अब अच्छा बनने के लिए उन्होंने नाटक किया और उन्होंने बोला कि आज से जो भी किंगडम्स है उसकी कोई भी किंगडम हम एनेक्स नहीं करेंगे, और जो भी आपके जो सन है, तो चाहे वो अडॉप्टेड ही सन क्यों ना हो, वो आप उनको अपनी किंगडम ट्रांसफर कर सकते हैं, करेक्ट। दे वर मेड टू एक्नॉलेज द ब्रिटिश क्वीन एज द सॉवरेन पैरामाउंट। बस आपको एक चीज करनी है, ब्रिटेन की क्वीन को क्या मानना है? हम हर जगह सॉफ्टवेयर मतलब हर जगह वो एक उनको सबसे अपने से ज्यादा। ऊपर मानना है, उनकी सत्ता को आपको स्वीकार करना है, समझ गए। यानी आप उनके अंडर रहेंगे, ये बात आपको मानना है कि ब्रिटेन की क्वीन आपके लिए सॉवरेन है, सबसे ऊपर वो है, सबसे बड़ी अथॉरिटी उनकी है। आप अपनी किंगडम रख सकते हैं, अपनी किंगडम अपने बच्चों को भी ट्रांसफर कर सकते हैं, लेकिन आपके ऊपर कौन रहेगा? ब्रिटेन की क्वीन रहेगी, ठीक है। एंड दस द इंडियन रूलर्स वर टू होल्ड देयर किंगडम एज सबऑर्डिनेट्स ऑफ द ब्रिटिश क्राउन। और फिर ये तय हुआ कि अब से जो इंडियन किंग्स हैं वो ब्रिटेन के क्राउन के सबऑर्डिनेट हो गए, यानी उनके नीचे हो गए, और उनको अपनी किंगडम उनके अंडर ही चलानी थी, करेक्ट। तो यस एक तरह से वो थोड़ा लालच दे करके इंडिया को फॉर्मली अपनी कॉलोनी बनाना चाहते थे कि आपसे ऊपर ब्रिटेन की क्वीन आएगी, बस ये बताना चाहते थे। It was decided that the proportion of Indian soldiers in the army would be reduced। और ये भी बोला गया कि आर्मी में इतने ज्यादा इंडियन सोल्जर्स को हम लेते थे, अब हम उन्हें कम करेंगे और यूरोपियन सोल्जर्स को बढ़ाएंगे। ऐसा क्यों कर रहे थे?
मैम क्योंकि इससे पहले वो इंडियन सोल्जर्स को ही लाइक कर रहे थे वॉर के लिए कि अगर कोई इंजरी या डेथ नहीं, होगी वो क्योंकि उनकी होगी, सोल्जर्स ने लेकिन रिवोल्ट किया था और सोल्जर्स उनकी आर्मी में बहुत ज्यादा थे। तो जब सोल्जर्स ने रिवोल्ट किया तो उन्हें इंग्लैंड से आर्मी बुलानी पड़ी, क्योंकि इंडिया के सोल्जर्स ही थे उनकी आर्मी में। तो जब उन्होंने रिवोल्ट कर दिया तो उन्हें इंग्लैंड से बुलानी पड़ी। 1858 में उनको ये अकल आई कि कल कोई हो सकता है फिर से रिवोल्ट कर दे, क्योंकि आर्मी में इनका नंबर ज्यादा है। तो उन्होंने ये डिसाइड किया कि इंडियन सोल्जर्स अब कम रखे जाएंगे, यूरोपियन सोल्जर्स ज्यादा रखे जाएंगे, यानी फ्यूचर में इंडियन सोल्जर्स की हिम्मत ना पड़े कि वो रिवोल्ट करें, क्योंकि वो नंबर में कम होंगे। करेक्ट। यस मैम। फिर ये भी डिसाइड किया गया कि सोल्जर्स को रिक्रूट अवध से केवल नहीं लिया जाएगा, बिहार, सेंट्रल इंडिया, साउथ इंडिया से भी नहीं लिया जाएगा। बाकी सोल्जर्स को गोरखा, सिख और पठान, इन लोगों को भी इंक्लूड किया जाएगा। ऐसा क्यों कर रहे हैं? बिकॉज अवध बिहार वाले जो सोल्जर्स थे वो लोग ही तो रिवोल्ट में ज्यादा हिस्सा लिया था। तो उन्होंने ये डिसाइड किया था कि अब हम सोल्जर्स को अवध, बिहार, सेंट्रल और साउथ इंडिया से रिक्रूट ना करके कहाँ कहाँ से रिक्रूट करेंगे, गोरखा, सिख और पठान कम्युनिटी से भी हम सोल्जर्स को रिक्रूट करेंगे, उनको भी हम अपनी रेजिमेंट में शामिल करेंगे। ठीक है। उसके बाद लैंड एंड प्रॉपर्टी ऑफ मुस्लिम्स वाज कॉन्फिस्केटेड ऑन लार्ज स्केल। उसके अलावा एक चीज जो उन्होंने करी, मुस्लिम्स की जो लैंड और उनकी जो जमीन है उसको लार्ज स्केल पे उन्होंने हड़प लिया, और दे वर ट्रीटेड विद सस्पिशन, और मुस्लिम्स को वो शक की नजरों से और नफरत की नजरों से देखने लगे, क्योंकि ब्रिटिशर्स को ऐसा यकीन हुआ था कि 1857 के रिवोल्ट के लिए मुस्लिम्स ही जिम्मेदार थे। तो इसीलिए वो मुस्लिम्स की बहुत सारी प्रॉपर्टी उन्होंने छीन ली, उनको वो शक और नफरत की नजर से देखने लगे। ठीक है। तो आपका होमवर्क बेटा क्या है? 1858 का एक्ट आपको 1 to 6 पॉइंट्स पूरे लिखने हैं आज। ठीक है, यहाँ से ये 6 दिए हुए हैं। मैम ये एग्जैक्ट ऐसे बुक से कॉपी करके कि अपना पढ़ के इसको अपने कॉपी आप कर? से आपको लिखना है। ठीक है। ओके मैम। न्यू एक्ट ऑफ 1858 आपको ये मैम लिखना मैंने तो स्क्रीनशॉट ले लिया। है। न्यू एक्ट ऑफ 1858 दैट यू हैव टू राइट डाउन। आपका क्वेश्चन क्या है? राइट, 2 क्वेश्चन हो गए आज के लिए। राइट मेन पॉइंट्स ऑफ न्यू एक्ट ऑफ 1858, दिस इज द होमवर्क क्वेश्चन। और दूसरा क्वेश्चन क्या दिया है? मैम हमें सारे मैम टेबल ड्रॉ करनी है टेबल जहाँ ड्रॉ जहाँ करनी है से। कि किस जगह से कौन सा लीडर था। ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन्हें करना ही करना है। अगला पॉइंट जो 1850 हम अभी पता है ना क्या पढ़ रहे हैं हम? 1858 का एक्ट पढ़ रहे हैं, उसमें क्या क्या चीजें, यानी ब्रिटिशर्स ने जीतने के बाद क्या क्या चीजें लाई, ये हम पढ़ रहे हैं। एक्ट का मतलब एक लॉ, एक तरह का कानून, उसके अंदर जो जो लिखा होगा वही इंडिया में होगा ना। तो 1858 एक्ट में यानी ऐसा कौन सा कानून जो जो वो 1857 के रिवोल्ट के बाद जब ब्रिटिशर्स जीत गए तो उन्होंने इंडिया में कौन सा नियम लाए, तो उसके 5-6 पॉइंट्स यहाँ लिखे हुए वो पढ़ने हैं। पहला ये था, उन्होंने ये बोला कि जितने भी लोग हमें सपोर्ट करेंगे उनकी लैंड्स को हम नहीं छीनेंगे, उनकी जान भी नहीं लेंगे, और उन्हें उनके जो भी लैंड है उनको वो रखने देंगे। अगला उन्होंने बोला कि जितने भी किंग लोग इंडिया में रूल कर रहे हैं उनका हम किंगडम एनेक्स नहीं करेंगे, उनके जो अडॉप्टेड चाइल्ड होंगे, क्योंकि पहले उन्होंने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के थ्रू अडॉप्टेड चाइल्ड को नहीं माना था, उन्होंने बोला था नहीं आपका अपना बच्चा होना चाहिए। और उन्होंने बोला कि नहीं, अगर आपका चाइल्ड अडॉप्टेड है तब भी आप अपनी किंगडम अपने बच्चे को दे सकते हैं, लेकिन आपको ये मानना पड़ेगा कि आपके ऊपर कौन है, क्राउन। ब्रिटेन का क्राउन का मतलब है ब्रिटेन की क्वीन, जो कि क्राउन, किंग या क्वीन, उस वक्त ब्रिटेन में किंग था नहीं, किंग मर गया था, क्वीन ही थी। ठीक है, एलिजाबेथ। हाँ बेटा। मैम लाइक इन्होंने बोला डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स में आप अडॉप्टेड सन भी कर सकता है, तो मैम अगर कोई गर्ल चाइल्ड है तो वो भी वो अलाउ करते थे ब्रिटिश उनको भी? दैट वाज नॉट क्लियर। अडॉप्टेड सन्स के लिए ही था ये, बेसिकली लड़कियों के लिए नहीं था, सन्स के लिए ही था। अगला थर्ड पॉइंट, 2 पॉइंट तो यानी पहला पॉइंट तो इन्होंने ये बोला कि आज से इंडिया ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं चलाएगी, आज से इंडिया चलाएगा ब्रिटेन का क्राउन, यानी ब्रिटेन की खुद की क्वीन, क्योंकि उस वक्त ब्रिटेन में किंग तो था नहीं। क्राउन का मतलब क्या हुआ? किंग या तो क्वीन, तो ब्रिटेन में किंग होता तो किंग चलाता इंडिया, लेकिन उस वक्त ब्रिटेन में क्वीन थी, क्वीन एलिजाबेथ। तो उन्होंने बोला कि आज से इंडिया में चलाएगी, ब्रिटेन की क्वीन की चलेगी इंडिया में, कंपनी की नहीं चलेगी, क्योंकि इसके पहले इंडिया में ईस्ट इंडिया कंपनी रूल कर रही थी। तो आपको पता होना चाहिए कि इंडिया में इंग्लैंड डायरेक्टली नहीं आया था, कौन आया था सबसे पहले? ईस्ट इंडिया कंपनी तो आई थी जहांगीर से फरमान लेने, तो पूरा इंग्लैंड थोड़ी ना आया था, इंग्लैंड की बस एक कंपनी आई थी। लेकिन कंपनी ने देखो कितना 200 साल में कितना कुछ कब्जा कर लिया ईस्ट इंडिया कंपनी ने। तो जब उन्होंने देखा कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने पूरा कंट्री ही कब्जा कर लिया है, तो उन्होंने 1857 के रिवोल्ट के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी से पावर छीन करके इंडिया को किसकी कॉलोनी बना दिया?
क्राउन यानी पूरे ब्रिटेन की किंग की अब कॉलोनी बन गई है इंडिया, यानी उनके अंडर आने लगे हम लोग। दूसरा पॉइंट उन्होंने ये बोला कि जो भी किंगडम्स हैं वो अपनी ट्रांसफर कर सकते हो आप अपने अडॉप्टेड सन को भी। तीसरा पॉइंट उन्होंने ये बोला कि इंडियन सोल्जर्स जो हैं उनकी उनकी संख्या को घटाएंगे और यूरोपियन सोल्जर्स को हम अपनी आर्मी में रखेंगे। फिर उन्होंने बोला कि अभी तक हम मेजर सोल्जर्स को लेते थे बिहार, अवध, इन जगहों से, अब लेकिन हम गोरखा, सिख और पठान लोगों को भी इंट्रोड्यूस करेंगे आर्मी में। फिर उन्होंने मुस्लिम्स की प्रॉपर्टी को छीन लिया क्योंकि मुस्लिम, उनको ऐसा लग रहा था कि मुस्लिम्स की वजह से 1857 का रिवोल्ट हुआ, तो उन्होंने मुस्लिम्स को बहुत ज्यादा हेटरेट की नजर से देखा, उनको शक करने लगे और उनको प्रॉपर्टी छीनने लगे कि नहीं आपको हम राइट्स नहीं देंगे। अगला जो पॉइंट उन्होंने बोला वो ये कि ब्रिटिशर डिसाइडेड टू रिस्पेक्ट द कस्टमरी राइट्स। उन्होंने बोला ठीक है, क्योंकि देखा ना 1857 के रिवोल्ट का एक रीजन ये भी था कि वो सती को और विडो रिमैरिज को इनकरेज कर रहे थे, सती को खत्म करने की कोशिश कर रहे थे। तो जब वो ऐसा कर रहे थे तो इंडियंस बोल रहे थे कि आप हमारे रिलीजन में घुस रहे हो, आपको ये राइट किसने दिया। तो अगला पॉइंट जो उन्होंने इसमें लिखा वो ये लिखा कि ब्रिटिशर जो हैं वो हमारे रिलीजियस और सोशल प्रैक्टिसेस को रिस्पेक्ट करेंगे, यानी उसमें इंटरफेयर नहीं करेंगे। तो बताओ ये सब ये क्यों कर रहे हैं, हमें खुश करने, हमारा ट्रस्ट जीतने के लिए। सो दैट हम उन्हें ना भगाएं। अगला उन्होंने सिक्स्थ बोला पॉलिसीज वर मेड टू प्रोटेक्ट लैंडलॉर्ड एंड जमींदार। उन्होंने बोला हम ऐसे पॉलिसीज भी बनाएंगे जिनसे लैंडलॉर्ड और जमींदार को प्रोटेक्शन मिल सके, ताकि जमींदार और लैंडलॉर्ड भी उनके अगेंस्ट ना खड़े हों, क्योंकि 1857 के रिवॉल्ट में जमींदार भी बहुत सारे लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, करेक्ट, जैसे बिहार में कुंवर सिंह, रानी लक्ष्मीबाई, इन सब लोगों ने पार्टिसिपेट किया था। तो ब्रिटिशर को ये समझ में आया कि अगर हम जमींदार लोगों को कुछ नहीं रखेंगे तो कल को ये फिर से रिवॉल्ट में हमारे साथ में रहेंगे। तो उन्होंने सोचा, बोला कि हम एक ऐसी पॉलिसी बनाएंगे जिसमें लैंडलॉर्ड और जमींदार को भी हम प्रोटेक्ट करेंगे। इतना सब कुछ उन्होंने किया और फिर उन्होंने बोला कि अब से एक नया फेज शुरू होगा, एक नई जगह शुरू होगी, ठीक है। तो ये देखो, ये मेन रिवोल्ट सेंटर है फैजाबाद, जो व्हाइट में लिखे हैं, फैजाबाद, बरेली, लखनऊ, कानपुर, झांसी, दिल्ली। बताओ कौन जगह कौन था? तो दिल्ली में तो था मेजर जनरल भक्त खान, है ना। यस मैम। झांसी मैम में आई थिंक रानी मेरठ में मंगल पांडे शायद से को या मंगल पांडे को भी तो फांसी लग चुकी है ना बेटा मार्च में। बरेली में खान बहादुर, चेक कर लेना बरेली। फैजाबाद में अहमदुल्ला, कानपुर में नाना साहेब, लखनऊ में बेगम हजरत महल, बरेली में बरेली में खान बहादुर खान है बेटा बरेली। बरेली में खान बहादुर खान, ठीक है। ओके, ठीक है। तो ये 2 क्वेश्चन आपको करके लाने हैं और ये जो स्टोरी है बख्शी जगत बंधु की द खुर्दा अपराइजिंग, ये मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी, ठीक है। ओके मैम। ओके, आज के लिए इतना ही बच्चों। आपको दो चीजें करने के लिए दी हैं, यानी अब तक 4 चीजें कर चुके हैं। 1857 के रिवोल्ट के रीजंस पढ़ चुके हैं, इमीडिएट रीजन पढ़ चुके हैं, 1858 का एक्ट आज कर लेंगे, और किस जगह पर कौन सा लीडर है जिसने पार्टिसिपेट किया वो भी हमने देख लिया। तो मेजर चीजें हम कर चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में हम खुर्दा अपराइजिंग पढ़ेंगे और आपको इसके एनसीईआरटी क्वेश्चंस भी हम क्लास में सॉल्व करेंगे, ठीक है। ओके मैम। ओके, बाय बाय। थैंक यू मैम।